Hello, my dear CA final students. Welcome to the channel. As you know that we have revised some small chapters और इसी कड़ी में हमारे साथ चल रहा था इंटरनल ऑडिट का रिवीजन, जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 देखने के लिए यू मे विजिट द प्लेलिस्ट गिवन इन द पिन्ड कमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक हमने इंटरनल ऑडिट में क्या क्या देखा था कि इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है, उसका स्कोप क्या है, क्वालिटीज क्या होगी ऑडिटर की, या कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर वो एप्लीकेबल है, इतना हम देख चुके हैं। अब आज से हम क्या शुरू करेंगे, आज से हम अपना असाइनमेंट शुरू कर देंगे, दैट इज परफॉर्मिंग द इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट। कैसे कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, देखिए। सबसे पहला स्टेप, इंटरनल ऑडिट को परफॉर्म करने का पहला स्टेप क्या होगा। किसी भी बिजनेस की अगर आपको इंटरनल कंट्रोल्स की ऑडिट करनी है, यही था ना इंटरनल ऑडिट, जिसके अंदर हम देख रहे थे कि वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाते हैं या नहीं, या फिर हम देख रहे थे कि उसकी कंट्रोल सही है या नहीं। ये चीजें पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा कि बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस का एनवायरमेंट क्या है, उसकी नॉलेज लेना। सो फर्स्ट स्टेप में यू विल ऑब्टेन नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप इज, अब आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली है तो सेकेंड स्टेप विल बी प्लानिंग, दैट प्लान हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज गैदर द इंफॉर्मेशन। आप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे। फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास इकट्ठी हो गई उसके ऊपर आप परफॉर्म करेंगे ऑडिट चेक्स। और लास्ट में जब आपने परफॉर्म कर दी है इंटरनल ऑडिट तो आप क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिट इश्यूज। क्योंकि आप किसी भी तरह की ऑडिट एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हो जाइए, लास्ट स्टेप रिपोर्टिंग ही होगा। प्लानिंग जो है वो शुरू के कुछ स्टेप्स में होता है। तो यहाँ पे ये पांचों स्टेप मैंने आपको बता दिए। अब इनके अंदर थोड़ा थोड़ा जानेंगे क्या है। सो फर्स्ट स्टेप, ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट। तो क्या जानना है इंटरनल ऑडिटर को। इंटरनल ऑडिटर को पहली बात उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको पता लगाना था इंटरनल कंट्रोल कैसे है, और या फिर एक एंटिटी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रही है नहीं कर पा रही, ये पता लगाना है। तो ऑडिटर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिटर तुम्हें स्टेक होल्डर्स, की स्टेक होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट पर्सोनल, इन सबसे बातचीत करते रहनी पड़ेगी ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग मिले कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तुम इंटरनल ऑडिट कर रहे हो। उसके अलावा तुम्हें और क्या जानना है, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी लेनी, कि बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को देखना, उससे तुम्हें पता चलेगा कि उस एंटिटी का ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जानना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना। और अंडरस्टैंडिंग में क्या जानेंगे, उनका ईआरपी सिस्टम, दैट इज वो किस तरीके का ईआरपी यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और अंडरस्टैंडिंग में क्या आएगा कि उस एंटिटी पे किस तरीके के लॉ एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। कौन सी चार चीजें आई आपकी अंडरस्टैंडिंग में, देखें। एक तो आपका लॉ आ जाता है, एक टेक्नोलॉजी आ जाता है, और आपका आ जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और चौथा कि जो उनको चला रहे हैं, जो उस एंटिटी के की डायरेक्टर्स है, मैनेजर पर्सनल्स हैं, उन सब से। अब हमने सब कुछ जान लिया है। दूसरे में हम प्लानिंग करेंगे कि हम इंटरनल ऑडिट कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है, इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड को रेफर किया है। कौन सा स्टैंडर्ड, SIA 310 को रेफर करते हुए उन्होंने बोला कि इंटरनल ऑडिट का स्कोप जो है वो ऐसे नहीं कि इंटरनल ऑडिटर सिर्फ तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसे अप्रूव कराना पड़ेगा ऑडिट कमेटी से एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो ये बात हमारे ध्यान रखने लायक हो गई क्या, कि इंटरनल ऑडिट का स्कोप इंटरनल ऑडिटर अपनी मर्जी से पूरा उसको फाइनल नहीं कर सकता, उसको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रहती है। किससे लेगा अप्रूवल, ऑडिट कमेटी से एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। जैसे ही उसे अप्रूवल मिल जाता है तब क्या करेगा वो, अब अप्रूवल तो ले लिया हायर अथॉरिटीज से, अब उसको शेयर करेगा उस डिटेल प्लान को किसके साथ में, की मैनेजरियल पर्सोनल, ताकि जिनके साथ उसको रूटीन में वो चेकिंग करनी है उनको पता रहे कि इसका प्लान क्या है, किस तरीके से इंटरनल ऑडिट को परफॉर्म करने वाला है। फिर और क्या क्या करेगा, देखो स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग कंडक्ट करेगा, क्योंकि अगर आपको इंटरनल ऑडिट करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सी चीजों का एक्सेस चाहिए। एक्सेस चाहिए कैसे, आपको उसके सिस्टम का एक्सेस चाहिए, आपको उसकी बुक्स का एक्सेस चाहिए। ये सब एक्सेस आपको कौन दे देगा, एम्प्लॉइज तो नहीं देंगे ना, की स्टेक होल्डर्स से लेना पड़ेगा। ऑडिट स्टार्ट होने से पहले आप उनसे सभी चीजों की जो रिक्वायरमेंट है आपको वो ले लीजिए। फिर डिटेल वर्क प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिट मैनेजर्स एंड अप्रूव्ड विद द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के लिए पूरी टीम जो आई है उसका प्लान जो है वो कौन बनाएगा, हेड या ऑडिट मैनेजर्स, और फिर वो उसको अप्रूव करेंगे चीफ इंटरनल ऑडिटर या हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट। और वर्क प्लान मस्ट बी परफॉर्म, भी प्लान ऐसे नहीं बनाना है, plan must be prepared by या after evaluating the evaluation of all major underlying risk। किस तरीके का रिस्क है किसी कंपनी पे,
उन सबको ध्यान में लेते हुए आपको प्लान बनाना। स्टेप 2 में हमने प्लानिंग देखा। क्या क्या देखा प्लानिंग में कि स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 310 के अकॉर्डिंग करनी है, स्कोप ऑडिट कमेटी से और बोर्ड से अप्रूव करवाना है, डिटेल प्लान शेयर करना है कि मैनेजरियल पर्सोनल के साथ, आपको जो रिक्वायरमेंट्स है, सिस्टम का एक्सेस रिक्वायर्ड है, ये सब ले लेने की स्टॉक होल्डर्स से, और उसके अलावा डिटेल प्लान शेयर कर लेना है। प्रिपेयर कौन बनाएगा? जो इंटरनल ऑडिट टीम का हेड है, ऑडिट मैनेजर है। इंटरनल ऑडिट टीम का मैनेजर तो प्लान बनाएगा और हेड या चीफ इंटरनल ऑडिटर से वो प्लान अप्रूव करवाएगा। इतनी कहानी स्टेप 2 में देखी। देन स्टेप 3 क्या था? गैदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन ले लो। कैसे लेंगे आप इंफॉर्मेशन? आप जितना हो सके डायरेक्टली सोर्स से इंफॉर्मेशन लीजिए, इधर उधर की बातें मत मानिए। क्या लिखा है? टू द एक्सटेंट पॉसिबल मस्ट ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, क्योंकि उससे ज्यादा रिलायबल और कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरी चीज, प्लानिंग आपकी एडवांस में होनी चाहिए और एडवांस में इंटीमेशन भी किया जाना चाहिए बिफोर इंटरिम इंफॉर्मेशन। जैसे आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप पहले से इंटीमेशन दे दीजिए और प्लानिंग एडवांस में करके चलिए कि आप कहाँ से इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। स्टेप 4 इज परफॉर्म ऑडिट चेक्स, यानी ऑडिट अब काम स्टार्ट हो गया ऑडिट का, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। तो कैसे करेंगे? शुड कोलैट ऑल द डेटा एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जो डेटा आपने थर्ड स्टेप में गैदर किया है उसको कोलैट करें, एक साथ इकट्ठा करें, कोलैबोरेट करें, फिर उसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाएं, फिर आइडेंटिफाई करें की ट्रेंड्स एंड आउटलायर्स। जो उसमें ट्रेंड है और जो आपको लग रहा है कि कुछ एक्सेप्शनल है, वो सब चीजें आप आइडेंटिफाई करें। और ये सारे जो स्टैंडर्ड्स आप उस पर लगा रहे हैं, यानी डेटा के ऊपर आप जो प्रोसीजर्स लगा रहे हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, और किसके अकॉर्डिंग करना है? SIA 6, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 6 के अकॉर्डिंग आपको सारा वो डेटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना है। और आपको relevant analytical tools may be used to perform the review of the complete data। आपको जो भी relevant लगे वो वाले tools आप यूज कर सकते हैं। सैंपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सैम्पलिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है इंटरनल ऑडिट के दौरान? SIA 5। ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप? डिटेल टेस्टिंग भी कर सकते हैं। आपका जो प्लान है आप उसके अकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन इतना इंश्योर करना कि एडिकेट एविडेंस आपके पास में कलेक्ट हो, आपके पास में पर्याप्त सबूत हो कि आपने इंटरनल ऑडिट की है। उसका जो आप रिपोर्ट में लिखेंगे उन बातों को सपोर्ट करने के लिए आपके पास में एडिकेट ऑडिट एविडेंस हो। किसके अकॉर्डिंग हो? SRA 320। और मस्ट प्रिपेयर द डिटेल्स, डिटेल्ड लिस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइड ऑडिट इश्यूज। आपको अब आप कर क्या रहे थे इस स्टेप में? इस स्टेप में हम कर रहे थे जो हमें डेटा मिला था या इंफॉर्मेशन मिली थी उसके ऊपर ऑडिट चेक्स लगा रहे थे। तो आपको मिलेगा ना कुछ इसी को लगाने से क्या मिलेगा? कोई इश्यूज मिलेंगे, कुछ गैप्स मिलेंगे, तो आपको क्या इसकी लिस्ट बनानी है। इंटरिम रिपोर्ट्स भी दे सकते हैं अगर आपसे मांगी जाए कि जब मतलब क्या होता है कि ऑडिट, इंटरनल ऑडिट अभी कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट होने के बाद तो हम मेन रिपोर्ट इशू कर देंगे, लेकिन अगर आपसे इंटरिम ऑडिट रिपोर्ट की इशू करने की डिमांड है तो आप वो भी कर सकते हैं। और जो भी आपने इंटरनल ऑडिट के दौरान परफॉर्म किया उसका एडिकेट डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। ये सारी बातें कुछ SIAs हैं उन्होंने बोली है। अब मैम क्या हमें ये SIA लर्न करने हैं? तो देखो ऑडिट ऑलरेडी बहुत बड़ी है, उसमें लर्न करने के लिए बहुत कुछ है। आप इस चैप्टर में कंसेप्ट लर्न कीजिए कि क्या है इंटरनल ऑडिट, कैसे हो रही है, क्या क्या स्टेप्स है। SIA लर्न करने बैठ गए तो ये जो आपके SAs है वहां दिक्कत आ जाएगी। तो होपफुली आपको इतना समझ आ गया। अब 5th स्टेप क्या बोल रहा है? रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग के अंदर क्या बताना है आपको? जो सब आपने देखा है, जो आपने एनालिसिस के दौरान देखा वो सब बताना है। लेकिन एक नई बात क्या लिखी जो आपको ध्यान देने लायक है रिपोर्टिंग में, क्या कि इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो सबसे पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट बनती है। ड्राफ्ट रिपोर्ट में कंप्राइजेस ऑफ द बिजनेस प्रोसेस फंक्शन रिव्यूड। आपने जो जो रिव्यू किया, जो जो प्रोसेस को रिव्यू किया, जो बिजनेस को किया, जो फंक्शन को किया, उस जो आपने स्कोप के अकॉर्डिंग जो भी रिव्यू किया उसमें आपने क्या क्या कवर किया, क्या क्या एक्सक्लूड किया, ये सब मिलाकर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनेगी। फिर उस ड्राफ्ट रिपोर्ट के अंदर सब कुछ पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा। देन क्या होगा? मैनेजमेंट एक्शन प्लान शुड बी अग्रीड अलोंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्शन एंड टाइमलीनेस फॉर द एक्शंस। यानी देखो इंटरनल ऑडिट हम कर किसकी रहे थे? मैनेजमेंट के डे टू डे मतलब ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग भी और इंटरनल कंट्रोल के अकॉर्डिंग इंटरनल ऑडिट हो रही थी। तो मैनेजमेंट को ना अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अग्री करना पड़ेगा और अपने एक्शन की टाइमलीनेस पे भी अग्री करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? इंटरनल ऑडिटर मस्ट रिव्यू द स्टेटस ऑफ एक्शन टेकन बाय द मैनेजमेंट अगेंस्ट द एक्शन, देन फाइनल रिपोर्ट। पूरी कहानी क्या हो रही है? सबसे पहले हम ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाकर दे रहे हैं कि भाई ये सब चीजें आप सही कर लीजिए। जब मैनेजमेंट बताएगा कि ठीक है मैं ये सारी चीजें सही कर लूंगा, इस टाइम के दौरान करूंगा और मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपने एक्शन के लिए, फिर ऑडिटर चेक करेगा कि क्या फाइनली
क्या स्टेटस रहा, ऑडिटर ने ऐसा ऐसा बोला था कि तुम्हें ये सही करना है, तो क्या मैनेजमेंट ने ये सब सही कर दिया है, टाइमली कर दिया है, वो सब चीजें उसके बाद में फाइनल रिपोर्ट सर्कुलेट की जाएगी और जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो ऑडिट कमेटी को जाएगी। तो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने का मतलब ये है कि हमें इंटरनल ऑडिट करवाई क्यों थी, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे ये पता लगे। तो आप इंटरनल ऑडिटर क्या करना है, ड्राफ्ट रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को दे देना कि मैनेजमेंट यहाँ यहाँ ये सुधार कर दो, फिर मैनेजमेंट जो भी करेगा उसके ऊपर जैसे भी एक्शन लेगा उनको इंक्लूड करके फाइनल ऑडिट रिपोर्ट आप सर्व कर दीजिएगा किसको, ऑडिट कमेटी को। ठीक है, पांचों स्टेप कंप्लीट इंटरनल ऑडिट के कि किस तरीके से आपको इंटरनल ऑडिट करनी है। फिर इसमें लिखा इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। तो ऑडिटर को, इंटरनल ऑडिटर का काम केवल रिपोर्ट देना नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू एंड असेस द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। सबसे पहले जो एविडेंस मिले उसमें देखो क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं आप अपनी फाइंडिंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद उसको रिपोर्ट देने के बाद एक और काम रह जाता है, सजेस्ट रेमेडियल एक्शन। तुमने इंटरनल ऑडिट की, तुम्हें क्या क्या कमियां लगी, उसके बाद तुम एक्शन भी बताओ कि मैनेजमेंट तुम इसको ये ऐसे सही कर सकते हो, ये चीज भी बताना इंटरनल ऑडिटर के काम में आ गया। फिर अगर इंटरनल ऑडिटर को रास्ते में अपने काम करते करते कुछ एक्चुअली सस्पेक्ट फ्रॉड मिला, एक तो सच में फ्रॉड हो गया, एक उसको लग रहा है यहाँ फ्रॉड के चांसेस है, यहाँ आपके मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के चांसेस है, ये सब पता लगते ही उसको मैनेजमेंट के ध्यान में लाना है, बिकॉज इंटरनल ऑडिट का मेन मकसद ही यही है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा कि as per SIA 370 reporting results, reporting of internal audit result is undertaken generally in the 2 stages। रिपोर्टिंग जनरली 2 स्टेज में की जाती है। कैसे कैसे होगी, पहला, at the end of a particular audit assignment an internal audit report covering a specific area या function दी जाए। देखो दो तरीका है, एक तो periodically हम internal audit करवा रहे हैं 3 महीने से 6 महीने से, दूसरा मैं किसी specific assignment की internal audit करवा रही हूँ, मैंने specifically assign करके रखा है कि मेरा इस particular project का internal audit करके दीजिए। दो तरह की internal audit आ गई। अब इसमें फर्क क्या आ गया, तो इसके अंदर फर्क ये आ गया that on periodic basis a close of plan period a comprehensive report of all the internal activities covered are issued by the chief internal auditor। अगर हम जैसे periodically कर रहे हैं, नॉर्मली क्वार्टरली बेसिस पे अगर इंटरनल ऑडिट करवाई जा रही है, एग्जाम्पल है, तो उसके बाद में जो रिपोर्ट होगी वो प्रिपेयर कर लेगा चीफ इंटरनल ऑडिटर। कब करेगा, 4 महीने की है क्वार्टरली बेसिस, 4 महीने की है या 3 महीने की है, क्वार्टरली बेसिस है, 3 महीने की है, रिपोर्ट 3 महीने खत्म होने के बाद में वो इशू कर देगा। दूसरे केस में है जैसे ही उसका वो पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट कंप्लीट होगा वो वैसे रिपोर्ट इशू कर देगा। लेकिन ये जो SIA है जो ऊपर दिया है, कौन सा दिया था हमें, 370, इसमें कौन से नेचर की रिपोर्ट्स कवर होती है, जो ऑडिट असाइनमेंट से रिलेटेड है वो, या जो पीरियोडिक बेसिस पे है वो। तो इसमें लिखा है दिस SIA डील्स विद द इंटरनल ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इशू ओनली द फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स, यानी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक ऑडिट असाइनमेंट। केवल स्पेसिफिक ऑडिट असाइनमेंट के केस में जो रिपोर्ट दी जा रही है वो अंडर SIA 370 आ रही है, पीरियोडिक बेसिस वाली नहीं आ रही है। किसके अंदर, 370 के अंदर, समझ रहे। फिर रिपोर्ट में क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, क्लियर रिपोर्ट होनी चाहिए, वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, उसमें होना चाहिए क्या, ओवरव्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड अप्रोच ऑफ ऑडिट। आपने किस तरीके से, क्या आपका ओवरव्यू रहा, क्या अप्रोच रहा, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या स्कोप था, वो डाल दीजिए। फिर फैक्ट लिखिए कि आपने इंटरनल ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट के अकॉर्डिंग की है। तीसरा, आपको जो भी मिला उसकी समरी डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और अच्छे से डाल दीजिए, और आपने सही क्या करवाया, मैनेजमेंट ने जो सही किया, आप कहेंगे ना कि मैनेजमेंट यहाँ करेक्टिव एक्शन लो, तो मैनेजमेंट ने उसको कैसे सही किया वो डाल दीजिए। और लास्ट में नेचर ऑफ एश्योरेंस आप कैसी देते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग वो डाल दीजिए। ये चीजें आपकी कहाँ होनी चाहिए, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। फिर कंटेंट एंड फॉर्म क्या रखना है, देखो कुछ फिक्स नहीं है इंटरनल ऑडिट का, वो आपकी इंटरनल ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या कंटेंट रखता है या फॉर्म क्या रखता है। लेकिन नो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट शैल बी इशूड इन फाइनल फॉर्म अनलेस द ड्राफ्ट हैज बीन प्रीवियसली इशूड विद द ऑडिटी। कह रही थी ना मैं, फाइनल रिपोर्ट से पहले आप मैनेजमेंट को, ऑडिटी को एक ड्राफ्ट शेयर करो, उसके बाद तुम फाइनल रिपोर्ट दे देना। तो ये जरूरी काम है, ये करना पड़ेगा, रीजनेबल टाइम फ्रेम में आपको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। फिर इसने लिखा कि क्या क्या चीजें हैं, बेसिस ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, किस बेसिस पे इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट शेयर की जाती है। तो देखो जो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स किए और जो एविडेंस का एनालिसिस किया उस बेसिस पे आप रिपोर्ट देंगे। दूसरी, इंटरनल ऑडिट करते वक्त आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा SIAs का, यानी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनल ऑडिट का कंप्लायंस करना पड़ेगा। एंड इंटरनल ऑडिटर
कैन सब्सटेंशिएट द सेम विद सपोर्टिंग एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी उसको ये इस बात का एविडेंस उसके पास होना चाहिए दैट इंटरनल ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड एज पर SIAs, ये वाली स्टेटमेंट भी होनी चाहिए उसके अंदर। तीसरा कंटेंट फॉर्म हमने देख लिया, प्रोफेशनल जजमेंट है, और टिपिकली क्या इंक्लूड करता है, तो स्कोप, पीरियड, एग्जीक्यूटिव समरी, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स, डिटेल ऑडिट फाइंडिंग्स, हाईलाइटेड इश्यूज, रिकमेंडेशंस एंड रिस्पॉन्सेज, यही ऊपर देखा था। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या करना है, एक तो ड्राफ्ट रिपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन, फाइनल रिपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन, क्रॉस रेफरेंस टू स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस, कुछ और स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन उनसे भी रेफर कर दो, एंड मैनेजमेंट एक्शन प्लान कि क्या मैनेजमेंट ने एक्शन लिया, और वो भी साइंड होना चाहिए, काउंटर साइंड बाय रिस्पेक्टिव मैनेजमेंट पर्सोनल, जो कह रहे हैं ना मैंने ये किया, तो उसको साइन करवाना उसके कि हाँ तूने सच में ये किया, साइन करके दीजिए, काउंटर साइन करके दीजिए दैट यू हैव टेकन एक्शन एज पर अवर रिपोर्ट्स। नेक्स्ट इज फॉलो अप, अब सब कुछ कर लिया आपने, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट भी इशू कर दी, देन व्हाट इज फॉलो अप? एज पर SIA 390 मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज, यानी 390 एक SIA जो ये बात कहता है दैट चीफ इंटरनल ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? चीफ इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंटिन्यूअसली मॉनिटर करे ऑडिट इश्यूज को, जो पिछली बार ऑडिट की प्रायर ऑडिट इश्यूज थे उनको भी करे, पास्ट में क्या इंप्लीमेंट किए, एक्शंस क्या लिए पास्ट ऑडिट में वो भी देखे, और फॉर्मल मॉनिटरिंग प्रोसेस चलती रहे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लीमेंट करने की मैनेजमेंट पे। क्या कहा, क्या हुई ये पूरी कहानी? इंटरनल ऑडिटर है, पिछली बार भी उसने ऑडिट की होगी, मैनेजमेंट को कुछ रेकमेंड किया होगा, तो उन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। पर फॉलो अप लेने की या मॉनिटरिंग करने की, देखने की कि मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो किसकी? चीफ इंटरनल ऑडिटर की। परफेक्ट। देन इन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट। कैसे पता चलेगा इसको इंटरनल ऑडिटर को कि पीछे जो उसने ऑडिट इशू बताए थे उन पे क्या हुआ, क्या लिया गया एक्शन? तो वो इस रिपोर्ट से पता चलेगा, प्रीवियस ऑडिट के बाद में एक्शन टेकन रिपोर्ट से उसे अंदाजा लग जाएगा कि क्या किया गया है। सो मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इश्यूज and evaluation of corrective action taken by the management, the auditee to resolve them, ये देखना है कौन लेगा, मैनेजमेंट या ऑडिटी, एक ही बात है। ऑडिटी यानी जिसकी इंटरनल ऑडिट की जा रही है, और कर कौन रहा है? इंटरनल ऑडिटर। तो इंटरनल ऑडिटर शुड रिव्यू वेदर फॉलो अप एक्शन इज टेकन बाय मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट। बाय मैनेजमेंट, क्या मैं इतनी रिपोर्ट बना के दे रहा हूँ, तुम उस पर फॉलो अप करते हो, उसको एक्शन लेते हो उसके रिस्पेक्ट में? कुछ नहीं एक्शन लेते टाइमली, तो भाई हमें तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना। Internal auditor बोलेगा मैनेजमेंट, why are you not taking the actions which I have prescribed in my internal audit report? Then internal auditor should periodically review the manner, फिर उसको देखना पड़ेगा टाइम टू टाइम कि मैंने कैसे बताया था वैसे ही हो रहा है, और जितना बताया था उतना ही हो रहा है, जो मैंने रिकमेंडेशंस दी थी मैनेजमेंट को, कुछ मैंने हाईलाइट किया होगा, वो सब चीजें इंप्लीमेंट की गई फुल्ली या पार्टली, ये चेक करना काम किसका? चीफ इंटरनल ऑडिटर का। फिर इसने अगला टॉपिक में दिया रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स। सो इंटरनल ऑडिटर कौन? इंटरनल ऑडिटर वही जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं मैम। तो एक्सटर्नल ऑडिटर कौन? जो बाहर से आता है, फॉर एग्जांपल स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव of internal auditor depend upon the size and structure of the entity, requirements of the management, because internal audit is for the management। तो इसका स्कोप और इसका ऑब्जेक्टिव किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एंटिटी का स्ट्रक्चर कैसा है और मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। और ऑपरेट्स इन वेरियस एरियाज, क्या क्या इंक्लूड हो रहा है इंटरनल ऑडिट में, जैसे अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट, काम करने का तरीका, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस, ये सब चीजें इंटरनल ऑडिट में इंक्लूड होती है। तो while operating in these areas there is a lot of overlap between the work of internal auditor and external auditor। external auditor ultimately internal auditor का काम यूज करता है, इससे ज्यादा कुछ काम का नहीं। दूसरा, वर्क डन जो करता है इंटरनल ऑडिटर, उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर को बहुत हेल्प मिलती है इंटरनल ऑडिटर के वर्क से, ठीक है। तो क्योंकि इंटरनल ऑडिटर सब चीजें देखता है, इंटरनल कंट्रोल्स भी देखता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी देखता है, एसेट्स को वेरीफाई करता है, तो ये सब काम किसके आता है? अल्टीमेटली स्टैट्यूटरी ऑडिटर काम में ले लेता है। फिर 138 सेक्शन के अंदर कंपनीज एक्ट के सारी चीजें बताई हुई कि इंटरनल ऑडिट कैसे करवानी है, ऑडिट कमेटी को क्या करना है, एंड इट इज ऑब्लिगेटरी, इट्स मैंडेटरी फॉर अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू एग्जामिन द स्कोप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क कैरिड आउट बाय इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर ने कैसा काम किया, क्या स्कोप था, क्या इफेक्टिवनेस थी, ये किसको पता लगाना जरूरी है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। फिर उसकी इंडिपेंडेंस भी देखनी जरूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने जरूरी है कि उसने कैसे इफेक्टिवली ऑडिट की या नहीं की, और एक्सटर्नल
ऑडिटर तुम्हें क्या ध्यान रखने की जरूरत है, दैट इट evaluate the internal audit function to the extent that he considers relevant in determining the nature, timing and extent of his compliance. देखो एक्सटर्नल ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपना उस हिसाब से तुम इवेलुएट कर लो इंटरनल ऑडिटर के काम को जितना तुम्हारे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट के काम का है, और external auditor may be able to adopt less extensive procedure than would otherwise required. क्योंकि अगर उसे इंटरनल ऑडिटर का काम यूज में आ गया तो वो अपनी तरफ से थोड़ा कम काम करेगा तो चलेगा ना, ठीक है। क्या डिफरेंस दिया इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर? So internal audit is performed by independent internal auditing function within the organization. ये function independent है, और external audit performed by independent body. Then examination, ये तो internal controls, operation controls check करते हैं, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट है, वैलिड है, ट्रू है, फेयर है, ये चेक करते हैं। फिर अपॉइंटेड बाय ऑडिट कमेटी और बोर्ड, दिस इज अपॉइंटेड बाय मेंबर्स, ठीक है। और यूज ऑफ रिपोर्ट कौन करेगा? मैनेजमेंट, इधर का स्टेक होल्डर्स। फिर रिपोर्टिंग में लिखा जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल्स वीक है या नहीं है, ऑपरेशंस इफेक्टिवली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और उधर ट्रूथफुल एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कंपनी का एम्प्लॉय इंटरनल ऑडिट कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कंपनी का एम्प्लॉय एक्सटर्नल ऑडिट नहीं कर सकता। ये डिफरेंस थे दोनों में, ठीक है। देन SA610 यूजिंग द वर्क ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर, ये कुछ बताता है कि इंटरनल ऑडिटर के केस में एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या क्या चीजें देखनी है यूज करते वक्त उसका काम, ठीक है। अब इसके अंदर जो 7.1 है ये सब ऐसे 610 की चीजें दी गई है। तो क्या दिया है इसमें? 610 हमें बताता है कि बीइंग एन एक्सटर्नल ऑडिटर आप किसी इंटरनल ऑडिटर के काम को किस तरीके से यूज कर पाएंगे। तो पहली चीज, अगर आपको यूज करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि इंटरनल ऑडिट के फंक्शन में क्या क्या चीजें थी। अप्रेजल एक्टिविटी, इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस, एडिकेसी, स्कोप क्या था इंटरनल कंट्रोल्स का, एंड ऑब्जेक्टिव क्या था। दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नीचे देखो, डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज्ड। क्या यूज किया जा सकता है उसका काम। तो यूज करने से पहले देखो तुम कुछ बातें ध्यान में रख लेना। क्या ध्यान रखोगे? दैट शेल नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अगर तुम्हें इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज नहीं करना, अगर तुम्हें पता लग जाता है दैट फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो है डू नॉट सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आप जिस एंटिटी की लिए आप एक्सटर्नल ऑडिट कर रहे हैं उस एंटिटी का सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करता हो, तो आप उसका काम यूज मत करना, ठीक है। और क्या पता लगाओगे? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ कैन बी यूज। कैसे यूज किया जा सकता है? दो दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, उसने अपना काम पर्याप्त किया या नहीं किया, एडिकेटली काम किया या नहीं किया। दूसरा, नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क डन एंड इट्स रेलेवेंस टू ओवरऑल स्ट्रैटेजी। ठीक है उसने काम किया, पर अगर हमारे काम का काम नहीं किया तो हमें क्या काम आएगा? समझ गए? ठीक है। शेल कंसीडर नेचर एंड स्कोप कैसा काम किया और हमारे लिए वो क्या रेलेवेंस रखता है। दूसरा, एडिकेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क, हमारे पर्पस में वो क्या एडिकेट है या नहीं है, वो कैसे पता लगेगा? ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे, उसका कॉम्पिटेंस लेवल देखेंगे, क्या वो इस लेवल तक की कर पाया जिसमें हम चाहते थे, जितने लेवल की, ये सिस्टमैटिक अप्रोच उसने फॉलो की, डिसिप्लिन था, ये सब चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हम कौन कौन से एरिया में उसका काम यूज कर सकते हैं। हम है कौन? हम एक्सटर्नल ऑडिटर बन गए अभी इस पॉइंट के लिए, और हम जानना चाह रहे हैं कि हम इंटरनल ऑडिटर का काम हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आप द एक्सटर्नल ऑडिटर शेल कंसीडर, उसका काम यूज करते वक्त दो तो चीजें देखनी है, दैट इज अमाउंट ऑफ जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस गैदर्ड। जजमेंट किस तरह से यूज की गई है प्लानिंग करते वक्त, ऑडिट एविडेंस को गैदर करते वक्त, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करते वक्त, और थ्रेट्स को इवैल्यूएट करते वक्त आपको देखना पड़ेगा, ये सब चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी बीइंग एन एक्सटर्नल ऑडिटर। दूसरा, इन कामों में तो आप बिल्कुल उसका काम यूज नहीं कर सकते, यानी एक्सटर्नल ऑडिटर आपको खुद ही काम करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिटर का काम नहीं यूज कर सकते। कहाँ कहाँ? सिग्निफिकेंट जजमेंट, तुमसे कोई सिग्निफिकेंट बुद्धि लगवा रहा है, अगर लगवा रहा है तो दूसरे की तुम्हें क्यों यूज करनी है, तुम इस केस में नहीं यूज कर सकते। दूसरा, अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी ऐसे एरिया से रिलेटेड है दैट इज हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेयर द जजमेंट इज रिक्वायर्ड मोर देन द लिमिटेड, जजमेंट यानी बुद्धि का काम है, वो हमें खुद की लगानी पड़ेगी। इन केस एरिया है रिलेटेड टू हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वहां पे जजमेंट भी रिक्वायर्ड है, तो दूसरों को काम मत दो, ये काम तुम खुद करो। तीसरा, अगर आपको मैनेजमेंट और TCWG ने को काम का रिपोर्ट करना है, एक्सटर्नल ऑडिटर आपको काम का रिपोर्ट करना है, तो फिर आप खुद कीजिए वो काम,
ठीक है। द रिलेटेड टू वर्क विच इज रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जो काम वो रिपोर्ट करते हैं वो आप उन्हीं का बताया हुआ कर देंगे तो मजा नहीं आएगा, आपको खुद का करना है। तो इस केस में आपको एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, उसका सहारा नहीं लेना है। और लास्ट काम जिसमें आपको उसका सहारा नहीं लेना है या उसका काम यूज नहीं करना, दैट इज रिलेटेड टू डिसीजन दैट एक्सटर्नल ऑडिटर मेक इन अकॉर्डिंग विद ऐसे 610, ऐसे 610 के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो आ जाएगा। Then if the external auditor uses internal auditors to provide direct assistance, सीधा उसकी हेल्प लेता है on the audit and external auditor shall include the audit documentation, तो फिर उसको भाई डॉक्यूमेंटेशन में ये बातें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, किसको लिखनी पड़ेगी? एक्सटर्नल ऑडिटर को। क्या कर रहा है वो? उसकी हेल्प ले रहा है इंटरनल ऑडिटर की, तो क्या लिखेगा कि उसने इवैल्यूएट किया ऑब्जेक्टिविटी, इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी और लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस का जो इवैल्यूएशन किया है कि भी इसको कोई थ्रेट नहीं है, ये कॉम्पिटेंट है, ये सब आप डॉक्यूमेंटेशन के रूप में मेंटेन करेंगे। क्या क्या डिसीजन लिया आपने रिगार्डिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क वो लिखेंगे, किसने रिव्यू किया पर वर्क वो लिखेंगे, रिटन एग्रीमेंट जो हुआ वो भी डॉक्यूमेंट करेंगे और वर्किंग पेपर ऑफ द इंटरनल ऑडिटर भी डॉक्यूमेंट कर लेंगे। ठीक है। अब इंटरनल ऑडिट एज अ मैनेजमेंट फंक्शन, देखो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द अफेयर्स ऑफ एंटरप्राइज आर कंडक्टेड इन अ मैनर कि गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, रिसोर्सेज भी कम लगे और सारे कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए हो जाए। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हम हमेशा पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इंटरनल ऑडिट का इससे क्या संबंध है मैम? तो इंटरनल ऑडिट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिटिकली इवैल्यूएट द मैनेजमेंट एक्टिविटीज, इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट की एक्टिविटी को तो क्रिटिकली इवैल्यूएट करना था ना, तभी उनको एडवाइस देगा, कि तुम यहाँ यहाँ इंप्रूवमेंट करो, इंटरनल कंट्रोल सही करो, ऑपरेशंस को मैनेज करो इफेक्टिवली। और इंटरनल ऑडिट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग फंक्शन, ये जो कंट्रोलिंग फंक्शन होता है ना जिसमें हम एक्चुअल को और हमने जो पहले स्टैंडर्ड सेट किया उसको कंपेयर करते हैं, उस फंक्शन में इंटरनल ऑडिट काम का है, क्योंकि वही आपको बताता है कि डेविएशन कहाँ आ रही है, तो ये हेल्प करेगा रिस्क को मिटिगेट करने में। ठीक है। अब नीचे इंटरनल ऑडिट इज सीन एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दैट हेल्प द मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स, सीधा सा हिसाब है, मैनेजमेंट को इंटरनल ऑडिट हेल्प करती है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। देन व्हाट इज ऑडिट ट्रेल? ऑडिट ट्रेल आर chronological record of the changes that have been made to the data, किसी भी डेटा में किस तरीके से चेंज हुए उसका क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, यानी डेट वाइज बिल्कुल लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड तैयार किया गया, वो ऑडिट ट्रेल है। Records are maintained in audit trail, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी? When changes were made, who made the changes, what data was changed, तीनों इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है। अब इसने कुछ एक इलिस्ट्रेशन दिया है, क्या है इसमें? इंटरनल कंट्रोल्स विच में बी रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड आर गिवन बिलो, कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स रिक्वायर्ड है उसका एक एग्जाम्पल दे दिया। जैसे किससे रिलेटेड है ये? ऑडिट ट्रेल से रिलेटेड, कि पहला ये फीचर कोई भी डिसेबल या डीएक्टिवेट ना करे, ये ध्यान रखो। यूजर आईडी हर इंडिविजुअल को अलग दी गई है, कोई आपस में मैच नहीं हो रही, कोई शेयर नहीं हो रही। दैट चेंजेस टू द कॉन्फ़िगरेशन आर ऑथराइज्ड, अगर कोई चेंज हो रहा है इसके कॉन्फ़िगरेशन में तो ऑथराइज हो, और चेंज जो है वो लॉग में मेंटेन्ड हो, यानी हिस्ट्री मेंटेन्ड हो। एक्सेस जो है वो डिसेबल्ड हो या रिस्ट्रिक्टेड हो, हर किसी को इसका एक्सेस ना हो लॉग्स का। ठीक है। पीरियोडिक बैकअप्स आर टेकन, ताकि कहीं वो उड़ जाए और सिस्टम हमें धोखा दे जाए तो हमारे पास में बैकअप हो। बिल्कुल सिंपल सी चीजें थी। तो इस चैप्टर में मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवाया, उसमें काम की जो भी चीजें थी वो सब आपको बता दी है। ये पढ़ाने का मकसद क्या है? देखो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ये मत सोचना कि ये नहीं आ सकता। अगर आपकी स्टडी मटेरियल में कोई चीज इंक्लूड हो गई तो वो आ ही सकती है, तो हमें रीड करने में कोई बुराई नहीं है, यूं ही पढ़ते रहिए। ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।